Good evening once again to the channel Enrich and Enlighten. Today we will be talking about a very new subject which probably most of you know. Still, some of us do not understand the very necessity of that particular thing which we use, tend to use, or can be effective in learning the language. And I am talking about nothing else but a dictionary, a small, very small dictionary. You all will be having dictionaries at your home. आपके घर में डिक्शनरी होंगी. किसी के पास छोटी और किसी के पास ऐसी बड़ी डिक्शनरी होगी. किसी के पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिक्शनरी होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दिस डिक्शनरी इज हैविंग words of Pali, Sanskrit, Hindi, and then English. So translations of all such words of Pali language in English, Hindi, Sanskrit, as well as Pali. So today we'll be talking about how to use a dictionary and how it can be helpful to you. किस तरह से डिक्शनरी काम आ सकती है? क्या डिक्शनरी सिर्फ वर्ड मीनिंग देखने के काम आती है? क्या इसके अलावा भी उसके अंदर कुछ हमें मिलता है जो हमारे काम का हो सकता है? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे. And therefore, if you see a dictionary, just open a dictionary. How do you open a dictionary? I mean, I'm not talking about opening it. मैं सिर्फ खोलने के लिए बात नहीं कर रहा हूं. How do you use a dictionary? You know what word you were searching. कौन सा शब्द ढूंढना है? और ऑब्वियस सी बात है, उस शब्द के पहले अक्षर के हिसाब से आप डिक्शनरी खोलते हैं. क्यों? क्योंकि आपकी डिक्शनरी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस स्मॉल डिक्शनरी, आप देखिए मैंने रैंडमली खोला. इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फाबेट H एंड देन HAG, HAL, HAR. इट इज गोइंग लाइक दिस. दैट मीन्स कोई भी डिक्शनरी जो आप यूज करते हैं वो अल्फाबेटिकली चलती है. बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जो डिक्शनरी यूज करना नहीं जानते हैं या डिक्शनरी से कैसे हेल्प ली जा सकती है, दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हमने ये देखा कि पहले तो हमने ये डिक्शनरी कैसे यूज करी और कैसे यूज करी. हमें जो शब्द चाहिए उस शब्द के पहले अक्षर, वॉट एवर वर्ड वी वॉन्ट, वी हैव टू लुक फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड. And as soon as we look for the first letter, we have to gradually look for the succeeding letters. क्यों? क्योंकि पूरी डिक्शनरी अल्फाबेटिकली अरेंज होती है और इस तरह से हम अपने डिजायर्ड वर्ड पर पहुंच जाते हैं. We get to the desired word. And then, now what? We wanted a meaning, right? When we are to learn a language, we need the meaning of that word. Dictionary is helpful in learning the language. Certainly it is helpful. Obviously, if you do not have a dictionary, can't you learn the language? Yes, you can. By prolonged use of that language. For example, बहुत सारे लोगों के पास डिक्शनरी नहीं है, फिर भी वो भाषा सीख लेते हैं और भाषा में कम्युनिकेट कर लेते हैं. But what the dictionary does is, it is helpful to you. आपको आसान बना देती है किसी चीज को सीखने के लिए, और इसीलिए डिक्शनरी हो तो ज्यादा अच्छा है. डिक्शनरी होनी चाहिए. ये छोटी सी डिक्शनरी पॉकेट डिक्शनरी है. ये शेल्फ में रखने के लिए डिक्शनरी है जो हम बड़ी बड़ी डिक्शनरीज देखते हैं और उनको लाइब्रेरीज में या कॉलेजेस में या स्कूल में या घर पे उनको रिफर कर सकते हैं. तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहला काम डिक्शनरी हमारे लिए क्या किया, क्यों हमें चाहिए था. ज्यादातर लोग यूज करते हैं फॉर द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. तो सबसे पहला काम डिक्शनरी करती है, हमें मीनिंग देती है. कैसा मीनिंग? जो स्टैब्लिश्ड मीनिंग है. स्टैब्लिश्ड मीनिंग का मतलब यह हुआ कि बड़े से बड़े क्षेत्र में, बड़ी सी बड़े भाषाविदों के बीच उस भाषा में उस शब्द का ये मीनिंग एक्सेप्ट किया गया है. वो है स्टैब्लिश्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड. और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है, डिक्शनरी हमें स्पेलिंग बताती है. मतलब अगर हमें ये लगता है कि हमारी स्पेलिंग सही है या गलत है, तो हम डिक्शनरी खोल के देख सकते हैं कि भाई ये स्पेलिंग इस पे लिखी है, और इसलिए हम डिक्शनरी को एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं. मतलब हम उसको कोट कर सकते हैं, हमें कह सकते हैं कि इस डिक्शनरी में ये बात लिखी है, और इसीलिए डिक्शनरी लिखते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है. ये कोशिश होती है कि डिक्शनरी में एक पाई मात्रा गलती अल्फाबेट की भी गड़बड़ ना होने पाए. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू गेट
आपने देखा होगा किसी भी डिक्शनरी में किसी भी वर्ड के आगे ब्रैकेट में छोटा सा कुछ लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है स्मॉल एन, फॉर एग्जाम्पल लिखा है स्मॉल वी, फॉर एग्जाम्पल लिखा है स्मॉल ए। क्या मतलब हुआ? इसीलिए आप देखते हैं कि डिक्शनरी में शुरुआत में इन अल्फाबेट्स के मीनिंग लिखे होते हैं, इन एब्रिविएशंस के मीनिंग लिखे होते हैं, और उसको वो कंटेंट्स में दिखाते हैं कि ये एब्रिविएशन के मीनिंग क्या है। तो स्मॉल ए का मीनिंग क्या हुआ? वो कहते हैं कि भाई स्मॉल ए अगर हम लिखेंगे तो समझ जाना एडजेक्टिव है। कई बार वो ए डी वी डॉट भी लिख देते हैं। अगर स्मॉल एन लिख दें तो समझ जाना कि ये नाउन है। स्मॉल वी लिख दें समझ जाना वर्ब है। स्मॉल वी स्मॉल टी लिख दें तो समझ जाना कि वर्ब ट्रांजिटिव है। राइट? इस तरह से बहुत सारे एब्रिविएशंस आपको देते हैं। तो हमने क्या देखा? पहली बात उसने मीनिंग दिया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी कि उसने स्पेलिंग दिया। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात हमने देखी कि वो पार्ट ऑफ स्पीच भी बता रहा है, किस पार्ट ऑफ स्पीच में फॉल करता है। और जब हम मीनिंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं? कई बार किसी एक वर्ड का एक ही मीनिंग हुआ, और कई बार हम ये देखते हैं कि उस वर्ड के कई मीनिंग है। और इसीलिए डिक्शनरी क्या करती है? 1 2 3 या सेमीकोलन से उसको सेपरेट करती है। तो आपको ये समझ में आएगा कि सेमीकोलन से सेपरेट किया मतलब इस वर्ड का ये भी मीनिंग है और ये भी मीनिंग है, या फिर 1 ये मीनिंग है, 2 इस मीनिंग के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बार्क, BARK, क्या मतलब हुआ? बार्क, भौंकना। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। राइट? पर हम ये भी तो कहेंगे नहीं, पेड़ की छाल को भी तो बार्क कहते हैं, बार्क ऑफ ए ट्री। राइट? तो ये कैसे हुआ? किसी डिक्शनरी ने लिखा बार्क सेमीकोलन और उसका एक मीनिंग लिख दिया, और दूसरे ने लिखा फिर दूसरा मीनिंग लिख दिया सेमीकोलन के बाद, तो हमारे पास 2 मीनिंग हो गए। और किसी ने उसी बात को कैसे लिखा? 1 2। तो ये चीज है कि हमें डिक्शनरी एक से ज्यादा मीनिंग भी देती है। फिर कई चीजें अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी में किसी वर्ड के आगे ब्रैकेट में या फिर नॉर्मली स्लैश लगा के कुछ डिफरेंट सिंबल्स में एक बात लिखी है, एक वर्ड लिखा है, और उसको फिर वैसे ही ऑब्लिक लगा के बंद किया हुआ है। ये क्या चीज है? ये सीखना होता है कि किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। इसका मतलब क्या हुआ? डिक्शनरी हमें प्रोनाउंसिएशन भी बता रही है, किस वर्ड को कैसे बोलना है, उसका कैसे उच्चारण करना है, कहां पर स्ट्रेस देना है और कहां पर स्ट्रेस नहीं देना है, कहां पर जोर लगा के बोलना है, कहां पर आहिस्ते से बोलना है, और किस तरह से वो वर्ड प्रोनाउंस किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? डिक्शनरी उस वर्ड को सिलेबल में तोड़ देती है। सिलेबल का क्या मतलब हुआ? सिलेबल का मतलब यह होता है कि एक यूनिट ऑफ वर्ड है, और उस यूनिट ऑफ वर्ड में ज्यादातर ऐसा पाया जाता है कि एक वॉवल साउंड होती है, नहीं भी हो सकती है, पर ज्यादातर एक वॉवल साउंड होती है, और वो एक बार में उच्चारण करने पर उतनी आवाज निकले। जैसे हम एक वर्ड लेते हैं सर्कल, सर्कल, CIRCLE, सर्कल, और आपने क्या देखा? सर्कल। 2 बार हमने उसको उस पर स्ट्रेस किया, सर्कल। तो इस सर्कल में कितने सिलेबल हुए? कम से कम 2 तो है ही, सर्कल। ऑलराइट? फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड लिया गो, एक ही बार में बात कह दी, गो, एक ही बार में वर्ड बोल दिया गो। इसका मतलब इसमें कितने सिलेबल है? 1 सिलेबल है। तो ऐसे ही डिक्शनरी आपको यह भी बताती है कि एक वर्ड कितने सिलेबल में टूटता है। ये तो एक नई चीज हो गई, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि डिक्शनरी हमें सिलेबल भी बताती है, और डिक्शनरी कैसे प्रोनाउंस करना है ये भी बताती है। तो जो स्टूडेंट्स, जो लोग डिक्शनरी से ये फायदा लेना चाहते हैं, वो उसके प्रोनाउंसिएशन को भी रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अब और आगे सीखते हैं, और हम ये देखते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ड क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि फॉर एग्जाम्पल सर्कल, सर्कल क्या है? नाउन है, तो उसने ब्रैकेट में लिख दिया N, नाउन। अब एक सर्कल वर्ड से और क्या क्या फॉर्म ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं? तो किसी ने कहा भाई सर्कुलर भी बन सकता है, राइट? और किसी ने कहा सर्कुलेट भी बन सकता है। अब आप देखो, सर्कुलेट करना, आपको सर्कुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये तो वर्ब हो गया ना।
और आपने कहा सर्कुलर है, समथिंग, कोई चीज सर्कुलर है, ये क्या हुआ? किसी भी चीज के होने की एक दशा को डिफाइन कर रही है, नाउन को डिफाइन कर रही है, एडजेक्टिव हो गया, राइट? एडजेक्टिव हो गया। तो आपने देखा वर्ब भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, नाउन भी हो गया। इसी तरह से एक डिक्शनरी आपको यह भी बताती है कि इस वर्ड से डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड्स क्या बन सकते हैं। अच्छा, अब एक नई चीज और देखिए, आप ये भी देखते हैं कि क्या डिक्शनरी ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स बताती है। ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स मतलब एक शब्द की और भी स्पेलिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लैपटॉप जब यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं और उसके अंदर MS वर्ड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि अगर आप लिख रहे हैं कलर COLOUR और आपका कंप्यूटर, आपकी स्क्रीन उसके नीचे रेड लाइन बना देता है और कहता है नहीं नहीं, इसके लिए ऑप्शन लीजिए COLOR। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जहां बना उस देश में कलर को COLOR ज्यादा यूज किया जाता है और इसीलिए ये मतलब नहीं हुआ कि COLOUR गलत है, पर वो अमेरिकन स्पेलिंग है। जो COLOUR है ये ब्रिटिश स्पेलिंग है और इसीलिए आप देखेंगे कि कई सारे डिक्शनरीज उसके लिए ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स भी आपको देती हैं और कहती हैं कि अगर आप टेम्पर के लिए TEMPER यूज कर रहे हैं, टिम्बर के लिए TIMBER यूज कर रहे हैं, तो टिम्बर के लिए आप TIMBRE भी यूज कर सकते हैं। और वो कहती है कि भाई दोनों सही है। टी शर्ट के लिए आप टी शर्ट यूज कर सकते हैं या कहीं पर TEE शर्ट यूज कर सकते हैं और इस तरह से एक डिक्शनरी आपको ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स भी देती है। फिर साथ ही साथ डिक्शनरी आपको रिलेटेड वर्ड्स भी देती है। रिलेटेड वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? एक वर्ड से कितनी तरह के वर्ड बन सकते हैं। जैसे आपने कहा मैच, मैच का मतलब क्या हुआ? आप सोच रहे हो अभी 4 दिन पहले फीफा था, फुटबॉल मैच भी हो सकता है, क्रिकेट मैच भी हो सकता है, ये सब तो मैच हुए ना, मतलब दो पार्टियों के बीच खेले जाने वाला मैच। पर ये भी तो हो सकता है, मैच से हमने क्या बनाया? मैच बॉक्स, मैच स्टिक, मैच मेकर, राइट? इस तरह से हमने एक ही शब्द से अनेक शब्द बनाने शुरू कर दिए और इस तरह से डिक्शनरी आपको रिलेटेड वर्ड्स भी दे सकती है। एक तरफ जहां पर कॉन्टेस्ट था, दूसरी तरफ माचिस हो गई, तीसरी तरफ माचिस की तीली हो गई, चौथी तरफ जोड़ियां बनाने वाला हो गया। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि एक डिक्शनरी हमें इस तरह के रिलेटेड वर्ड्स भी देती है। अच्छा, कुछ जगह आप ये देखते होंगे डिक्शनरी और क्या दे रही है? उस वर्ड के सिनोनिम दे रही है। सिनोनिम का मतलब हुआ समानार्थी, समानार्थी शब्द भी दे रही है। मतलब अगर आपने गुड देखा था तो गुड के लिए आप वो कह रही है कि भाई गुड का मीनिंग होता है कि जो बहुत अच्छा है वो गुड हो सकता है, वस्तु बहुत अच्छी है गुड हो सकती है, स्वभाव में बहुत अच्छा गुड हो सकता है, लेकिन नहीं, वो आपको ये भी बताते हैं कि आप इसकी जगह एक्सीलेंट भी यूज कर सकते हैं। एक्सीलेंट, आप फाइन भी यूज कर सकते हैं, आप ग्रेट भी यूज कर सकते हैं, राइट? किसको पता कि आप किस अर्थ में यूज करना चाहें। और साथ ही साथ आपको वो एंटोनिम भी देती है, मतलब विपरीत अर्थक शब्द भी देती है, जो अपोजिट वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा हार्ड, तो हार्ड का विपरीत क्या हुआ? सॉफ्ट। और इसीलिए वो आपको बहुत सारे एंटोनिम भी दे देते हैं और कहते हैं कि सॉफ्ट भी यूज कर सकते हैं, लाइट भी यूज कर सकते हैं, सिंपल भी यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन सिंपल है, राइट? इस तरह से ये विपरीत अर्थक शब्द देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डिक्शनरी में मिलती है वो है हाउ टू यूज इट इन सेंटेंसेस। कई बार आपने देखा होगा डिक्शनरी सेंटेंस भी यूज करके, सेंटेंस भी उस वर्ड से बना के देती है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि वो डिक्शनरी से आप ये हेल्प भी ले सकते हैं कि किसी वर्ड को कैसे किसी सेंटेंस में यूज किया जाए। तो ये भी एक अच्छी बात हो गई। फिर आप देखिए, कई बार डिक्शनरी, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ये आपको ये भी बता रही है, इवन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपको ये बता रही है कि ये शब्द पहली बार कब यूज हुआ था। 1521 AD में बता रही है कि ये शब्द 1500
सी डॉट, स्मॉल सी डॉट, स्मॉल सी डॉट इज फॉर सिरका, मतलब आसपास, 1500 के आसपास, 1520 के आसपास, 1521 के आसपास, सी डॉट, या फिर लिख देंगे 1521 AD। तो आपको ये आइडिया हो गया कि ये पहली बार शब्द जब रजिस्टर हुआ था तब ऐसे यूज हुआ था, फला टेक्स्ट में यूज हुआ था। तो एक ये आपको फर्स्ट नोन यूज मिल जाता है। और ये किस संदर्भ में यूज हुआ था, डिक्शनरी जब यही बताने लगे तो आप समझ लीजिए कि डिक्शनरी उस वर्ड की हिस्ट्री भी बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ड लें रिपब्लिक, गणतंत्र, तो रिपब्लिक पहली बार कब यूज हुआ, डिक्शनरी बताती है कि 1596 AD में रिपब्लिक शब्द अंग्रेजी भाषा में पहली बार यूज हुआ था। और अंग्रेजी भाषा से पहले यह शब्द आया कहां से था, तो ये कहते हैं कि फ्रेंच में एक वर्ड था रिपब्लिक, 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 और ऐसे ही लैटिन भाषा में वर्ड था रिपब्लिका, रिपब्लिका। तो अब आप देखिए, इंग्लिश भाषा से पहले यह वर्ड फ्रेंच और लैटिन में एग्जिस्ट करता था, लेकिन पहली बार अंग्रेजी में ये 1596 AD में आया। तो डिक्शनरी ने आपकी ये बात भी हल करी कि आपको उसकी हिस्ट्री बताई और साथ ही साथ एटिमोलॉजी बताई। एटिमोलॉजी कैसे बता रहे हैं कि भाई ये वर्ड किस शब्द से जनरेट हो रहा है। तो ये फ्रेंच में कह रहे हैं कि वो RES, रे, और पब्लिक, पब्लिक, रे, पब्लिक ऑफ पीपल से जनरेट हो रहा है। और इस तरह से ये एटिमोलॉजी भी बताता है। और लास्ट, और आप देखते होंगे कि जब डिक्शनरी है वो आपको ट्रांसलेट करके भी देता है। कई बार वो उसका मीनिंग उसी लैंग्वेज में दे रहा है तो ट्रांसलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश टू इंग्लिश, लेकिन कई बार आप ये देखते हैं कि वो इंग्लिश टू हिंदी भी बताता है। कई बार आप ये देख रहे हैं इंग्लिश टू मेनी अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब वो मोनोलिंगुअल भी हो सकता है, बाइलिंगुअल भी हो सकता है, और पॉलीलिंगुअल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने जब ये डिक्शनरी देखी तो ये पॉलीलिंगुअल है। क्यों? ये पाली भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक डिक्शनरी हमारे बहुत सारे पर्पसेस सर्व करती है। बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिक्शनरी हमें कैसे यूज करनी है। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटी डिक्शनरी है, ये एंटोनिम सिनोनिम हो सकता है ना दे रही हो, पर ये बड़ी डिक्शनरियां हैं और ये आपको एंटोनिम, सिनोनिम, उसका ओरिजिन, उसके एटिमोलॉजी, उसके रिलेटेड वर्ड्स, उस वर्ड से क्या नए वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, उसमें सिलेबल्स क्या क्या हैं, ये सारी की सारी बातें दे रही हो। तो एक वाइज डिक्शनरी चूज करें, डिक्शनरी को अच्छे से यूज करना सीखें और उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करते हुए अपनी वोकैबुलरी, अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाएं। नया साल है, आज आखिरी दिन है 2022 का। ऑन द ईव ऑफ 2023, I wish you a very happy new year in advance. Thank you. If you have found this video likable, please press the like button. And if you have not yet subscribed the channel, please subscribe the channel and share it with all your family and friends so that they may also get the benefit of something new, which is the initiative from the channel Enrich and Enlighten. अगर आपको ये चैनल पसंद आया, ये बात पसंद आई, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा, कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक बटन दबाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। नए साल में एक ही अच्छा काम और होगा। और अपने तमाम साथियों के बीच इस चैनल को फॉरवर्ड करिए जिससे कि वो लोग भी कुछ नया सीख सके। थैंक यू एंड कीप मोटिवेटिंग द चैनल Enrich and Enlighten. Thank you.